हेलो दोस्तों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रज्ञान 23 क्लासेस पर। आइए आज हिंदी के भाग 2 पर चलते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण। पार्ट 1 आपके बीच में जा चुका है। पार्ट 2 है भाषा, लिपि और व्याकरण। पार्ट 1 में जितना हो सका था उतना हुआ। अब आगे चलते देखिए। भाषा, लिपि और व्याकरण में बोली। बोली किसे कहा जाता है? बोली किसे कहा जाता है? यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है। जैसे आपके क्षेत्रों में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं जो हिंदी से ही निकली होती हैं, ठीक है। तो यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है जो हमारे क्षेत्रों में बोला जाता है, जो हमारे आसपास बोला जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली हिंदी भाषा को, किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली हिंदी भाषा को हिंदी का बोली कहा जाता है। हिंदी का बोली का किसी विशेष बोली जाने वाली हिंदी भाषा को हिंदी की बोली कहते हैं। ये किसी क्षेत्र में जो विशेष भाषा बोली जा रहा है हिंदी का, उसे हम हिंदी का बोली कहते हैं। जैसे वो अवधी हो सकता है, ब्रज भाषा हो सकता है, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी। आप अपने क्षेत्रों में देखते होंगे, अपने आसपास कोई भोजपुरी में बात करता है तो कोई अवधी में बात करता है, कोई ब्रज में बात करता है, ब्रज भाषा में बात करता है, कोई बुंदेली में, कोई राजस्थानी में। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं भाषा को हम हिंदी की बोलियों के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हिंदी से निकली भाषाएं होती हैं, वो हिंदी में ही सम्मिलित है और उसको हिंदी का बोली कहा जाता है। उस हिंदी भाषा को हिंदी का बोली कहा जाता है। वह अवधी हो सकता है, ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी हो सकता है। आइए एक बार देखते हैं बोली। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है। और परिभाषा देखना है, यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली हिंदी भाषा को, जो विशेष हिंदी भाषा किसी क्षेत्र में बोली जाती है, किसी प्रांत में, किसी क्षेत्र में, आसपास, भाषा को हिंदी की बोली कहते हैं। उस भाषा को हिंदी की बोली कहते हैं। जैसे अवधि, अवधि में ब्रज भाषा, वृंदावन, मथुरा, ये सब आपका ब्रज मिल जाएंगे। भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी। आप राजस्थान में है बुंदेलखंड, भोजपुरी आपके यूपी बिहार में जो चलता है, ठीक है। तो सब हिंदी का जो है बोली है। आइए साहित्य। साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य क्या है? पहले साहित्य को पढ़ने से पहले हम साहित्य को ही समझ लेते हैं। साहित्य है क्या? देखिए, साहित्य किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम जो है साहित्य कहते हैं। साहित्य की रचना हिंदी भाषा के 2 रूपों में हुई है। साहित्य की रचना हिंदी भाषा के 2 रूपों में हुई है, गद्य एवं पद्य। गद्य में और पद्य में साहित्य की रचना हुई है, ठीक है। इसे साहित्य कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश हो, कोई भाषा हो और उसके ज्ञान को हम संचित करके एक कोश बना ले, डिक्शनरी बना ले, कोश बना ले, और उस संचित कोश को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य कहते हैं। साहित्य हिंदी साहित्य में भाषा के 2 रूपों से लिया गया, गद्य एवं पद्य। हिंदी साहित्य भाषा के 2 रूपों में हुई है, गद्य एवं पद्य। ये आपका हिंदी साहित्य रहा। इसलिए हम गद्य और पद्य दोनों पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य होता है। आप समझ गए हो हिंदी साहित्य क्या होता है? किसी भाषा के विज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं लिपि के बारे में। देखिए लिपि के बारे में, किसी भाषा को हम बोलकर, सुनकर समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोलकर समझना और सुनना कब जो प्रचलित है, लेकिन किसी भाषा को एक मान्यता और उसका विस्तार देने के लिए उसको लिखित रूप में होना जरूरी है। केवल मौखिक रूप से बोलना, सुनना, समझना तक किसी भाषा को हम विस्तार नहीं दे सकते हैं। किसी भी भाषा को अगर विस्तार देना है तो वो लिखित रूप में होना चाहिए, और उस भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। किसी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है, ध्वनि, प्रतीक, चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। आइए देखिए लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए, भाषा का विस्तार करने के लिए, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उसका लिखित रूप होना जरूरी है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए उच्चरित ध्वनियां होती है, ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों को स्वीकार किया गया है। ध्वनियां होती हैं, उनके प्रतीक चिन्हों को स्वीकार किया गया है। इन प्रतीक चिन्हों को ही, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। इन प्रतीक चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियां होती हैं, उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन्हीं प्रतीक चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिखने की जो विधि है, लिखने की जो कला है, जो लिखने का ढंग है, वो लिपि कहलाता है।
जिस लिपि जो है, हिंदी का लिपि जो है देवनागरी लिपि है। हिंदी का जो लिपि है वह देवनागरी लिपि। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियां हमारे कहाँ है। किसी भाषा को यदि आपको विस्तार देना है, कुछ अच्छे से उसके बारे में प्रचार करना है, उस भाषा को आगे बढ़ाना है, तो लिखित रूप में होना जरूरी है। और लिखित रूप देने के लिए ही लिपि का आविष्कार किया गया। और लिपि के बिना जो है कोई भाषा अधूरा है। लिपि का आविष्कार होने के बाद उस भाषा को हम लिखित रूप दे सकते हैं। उसके प्रतीक चिन्ह होते हैं, उच्चारित ध्वनियां होती हैं। इन्हीं प्रतीक चिन्हों और ध्वनियों को हम जो है लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। आइए कुछ आगे देखते हैं अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियों के बारे में। आइए देखते हैं भारत में प्रचलित भाषाएं एवं लिपियां। भारत में प्रचलित जितनी भाषाएं हैं उनकी लिपियां। सारे भाषाओं को हम आपको लिपियां दिए हैं यहाँ पे, जितने भारत में प्रचलित है। आइए देखते हैं। हिंदी का लिपि जो है देवनागरी है। हिंदी का लिपि देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, मराठी का देवनागरी, नेपाली का देवनागरी है, डोगरी का देवनागरी, बांग्ला का बंगाली, पंजाबी का गुरुमुखी, कश्मीरी का कश्मीरी, कोंकणी का देवनागरी, उड़ीसा का उड़िया, गुजराती का गुजराती, तमिल का तमिल, तेलुगु का तेलुगु, मलयालम का मलयालम, सिंधी का सिंध, बोडो का नागरी, मैथिली का देवनागरी, संथाली का देवनागरी, उर्दू का अरबी, आसाम का असमिया, मणिपुरी का मेइतेई और कन्नड़ का कन्नड़ी। ये प्रमुख भाषाओं की लिपियां हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए भारत में प्रचलित भाषाएं एवं लिपियां। आज आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में हमने बताया। आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का कल आपको तीसरा पार्ट देंगे, उसमें कुछ और विशेष बातें करेंगे। आज अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। प्रज्ञान प्रतिनिधि क्लासेस पर आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह प्रज्ञान प्रतिनिधि क्लासेस का उत्साह बढ़ाते रहे। धन्यवाद मित्रों।